नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज की खबरें फटाफट पर। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नतीजे लगातार आना जारी हैं। भाजपा ने अब तक 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों में 635 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं। भाजपा प्रत्याशी 349 सीटों पर निर्विरोध हैं। सीएम योगी के जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि हम 635 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। चुनाव की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पार्टी की बम्पर जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए इसे योगी सरकार की नीतियों की जीत बताया है। नतीजों को देखें तो सपा 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पा रही है। अब तक सपा को 55 सीटों पर जीत मिली है। राजधानी लखनऊ की 8 सीटों में से भाजपा ने 7 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती है, जबकि सपा का खाता तक नहीं खुला। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस की 8 में से सपा भाजपा को 5 सीटों पर जीत मिली है। सीएम योगी के जिले गोरखपुर में भाजपा ने 20 में से 18 पर कब्जा कर लिया है। कुल 825 पदों में से 476 पदों के लिए दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में अवैध अनाथ आश्रम से शनिवार को 20 बच्चों को मुक्त कराया गया है। इनमें 10 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। ज्यादातर बच्चे मध्य प्रदेश के मंडला और बैतूल के रहने वाले हैं। चंदा मांगने की एक पर्ची से इस अवैध अनाथ आश्रम का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि कई बच्चों के माता पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विभाग का कहना है कि बच्चों के परिजन का पता लगाया जा रहा है। जिस संस्थान के इस बच्चों को मुक्त कराया गया है उसे महज 20 दिन पहले ही शुरू किया गया था। ऐसे में बाल तस्करी की भी आशंका जताई जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों को सूचना मिली थी कि भिलाई के रिलासी में लाइव शो फाउंडेशन नाम का एनजीओ राखी क्षेत्र के सेक्टर 29 में अवैध रूप से बाल गृह का संचालन कर रहा है। टीम ने छापा मारा तो एक मकान में ये बच्चे मिले। इस मकान के सामने अनाथ आश्रम का बैनर बच्चों को यहां अवैध रूप से रखा गया था। अनाथ आश्रम के नियमों के मुताबिक लड़के और लड़कियों को अलग अलग रखना होता है, लेकिन ये सभी समान कमरे में थे। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास पीथमपुर में दुनिया का 5वां और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड सुपर कार टेस्टिंग ट्रैक नेट्रिक्स बनाकर तैयार हो गया है। यहाँ कारें दौड़ती नहीं, हवा से बातें करती हैं। कर्व पर भी कार की स्पीड 308 किलोमीटर की रफ्तार से मुड़ती है, तो फिर मैक्सिमम स्पीड क्या है? इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी आप जितनी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं दौड़ाइए। 2960 एकड़ में बने इस ट्रैक से देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रफ्तार मिलेगी। अब तक देश में बनने वाले व्हीकल टेस्टिंग के लिए दूसरे देशों के ट्रैक पर जाते थे। नेट्रिक्स के सेंटर हेड एन करियप्पा ने बताया कि यह सेंटर 3 साल में 512 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ट्रैक पर सामान्य स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे ज्यादा रफ्तार चौथे कर्व ट्रैक पर 308 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और यह अब तक की सबसे अधिक है। एमपी में 12 जुलाई से प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल की घोषणा की जा रही है। अब अभिभावकों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जबलपुर में जहां नागरिक उपभोक्ता मंच ने निजी स्कूल एसोसिएशन को 48 घंटे का नोटिस भेजकर हड़ताल वापस लेने के लिए कहा, तो भोपाल में पेरेंट्स सरकार की ट्यूशन फीस लेने और तीसरी लहर की आशंका के चलने अभी स्कूल नहीं खोलने के निर्णय का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो हम पूरी फीस क्यों चुकाएं? यदि जरूरत पड़ी तो वे हड़ताल के विरोध में कोर्ट जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 जुलाई को स्कूल नहीं खोलने एवं सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के ऐलान किए हैं। 8 जुलाई को प्राइवेट स्कूलों के संस्थान एसोसिएशन ऑफ एंड एडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों ने इस घोषणा के विरोध में 12 जुलाई से स्कूल बंद करने की चेतावनी दे दी थी। इसी दिन शाम को सरकार ने ट्यूशन फीस लेने का आदेश भी जारी कर दिया था। एमपी में ओबीसी आरक्षण मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार ने नीति बनाई थी, उसे सरकार लागू करे। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वे ओबीसी वर्ग का हितैषी होने की नौटंकी कर रहे हैं। उन्हीं की सरकार के दौरान ही कोर्ट ने स्टे दिया था। सीएम ने कहा था कि जितना नुकसान कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का किया है उतना कोई नहीं कर सकता। पिछले वर्ग के केवल वोट बैंक के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
बाद में इन्हीं ने स्टे करवा दिया। इन्हीं के रहते कोर्ट में स्टे हुआ। आदेश की चिंता है तो ढंग से वर्कआउट करना था। वो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं होना है। उन्हीं की सरकार में कोर्ट से स्टे मिला। अब ओबीसी के हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं थी। सीएम ने कहा था कि भाजपा हमेशा कमजोर वर्गों के साथ रही है। ओबीसी के आरक्षण के संबंध में जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वे हर संभव किए जा सकते हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। अनलॉक के बाद बाजार खुलने से लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर बेपरवाह हो गए हैं। इसको लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं प्रदेश वासियों से अपील करना चाहता हूं कि सावधान रहें। यह सही है कि मध्य प्रदेश में पॉजिटिव प्रकरण चल रहा है। आज 27 आए हैं। एक्टिव केस भी 392 बचे हैं। लेकिन जीका वायरस, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये सब इतने खतरनाक हैं। एक बार फिर यह फैलने शुरू हो गए तो बड़ी कठिनाइयां होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने कहा, मैं रोज समीक्षा कर रहा हूं। टेस्ट भी हो रहे हैं। नए केस आने पर कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग भी हो रही है। संक्रमितों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। सरकार की तरफ से तीसरी लहर की तैयारी के लिए उपाय किए जा रहे हैं। यह बहुरूपिया वायरस रूप बदलता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जेडीयू से हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए भी उनकी सरकार से लेकर उनके दल तक में पावर के विकेंद्रीकरण हो चुका है। जेडीयू सत्ता में है तो इसके पास पावर तो है ही, लेकिन ये पावर सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के पास ही नहीं है। यह अलग अलग नेताओं के पास है। ये नेता इसका अलग अलग उपयोग भी करते हैं। नीतीश कुमार के अलावा ये पावर सेंटर हाल के साल में बने हैं। पहले ही दूसरे कार्यकाल में तो नीतीश कुमार सुपर पावर सेंटर थे, लेकिन बाद में सालों के नीतीश कुमार में अलावा और भी पावर सेंटर बन गए हैं। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कहां कहां है पावर सेंटर। नीतीश बिहार के सीएम हैं। पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन जेडीयू के सर्वोसर्वा हैं। सरकार और जेडीयू में इनके द्वारा ही फैसले लिए जाते हैं। दिसंबर 2020 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाद में उन्होंने ये कहते हुए पद छोड़ दिया कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रहेगा। उसके बाद आरसीपी सिंह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जेडीयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने बावजूद नीतीश कुमार के पास पार्टी से जुड़े निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। कहते हैं ना कि जब आदमी जग से हारता है तो अपने घर में अपनों का साथ ढूंढता है। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं चिराग पासवान। लगातार राजनीतिक रूप से मात खा रहे चिराग अब अपने रिश्तेदारों को समेटने लगे हैं, उनसे रिश्ता दुरुस्त करने लगे हैं। पहले जो खाई बन गई थी, उन खाइयों को पाटने में लगे हुए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान आजकल अपने रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें मनाने में लगे हैं। शनिवार को चिराग पासवान अपनी बड़ी बहन उषा पासवान के पटना के कंगड़बाग स्थित घर अचानक पहुंच गए। जब चिराग पासवान अपनी बड़ी बहन से मिले तो दोनों के आंखों में प्यार आया। काफी अरसे बाद भाई ने अपनी बहन को देखा था और बहन ने अपने भाई को। बहन के घर पर चिराग पासवान का स्वागत किया गया, आरती उतारी गई। सौतेली बहन उषा पासवान के परिवार के सभी सदस्यों ने चिराग पासवान को खूब प्यार दिया है और आगे समर्थन देने की बात कही है। चिराग पासवान ने भी खुलकर अपनी बहन को आशीर्वाद दिया, उन्हें गले लगाकर भाई को स्नेह दिया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर शनिवार को भड़क गई। महिलाओं के साथ हो रहे बदसलूकी पर तीखा वार किया है। कहा, उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है। किस मुंह से वो अपने को बाबा और योगी कहते हैं? यह तो ढोंग है, प्रकाष्ठा है। बता दें कि इन दिनों यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा की खबरें आ रही है। इससे योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना भी हो रही है। राबड़ी देवी ने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए आगे लिखा है, पुलिस के भेष में गुंडे कानून की रखवाली कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने यह सब खेलते हुए महाभारत के उस दृश्य को याद किया है जिसमें दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। महिला की साड़ी खींचने की अन्य तस्वीरें भी राबड़ी देवी ने ट्विटर पर डाली हैं। एक दिन पहले राबड़ी देवी ने स्मृति ईरानी सहित 9 महिला मृतकों को तस्वीर ट्वीट की थी। उन्होंने साथ में उत्तर प्रदेश के थाने के गेट पर गिरी एक महिला की फोटो भी डाली थी। इसका शीर्षक व्यंग में लिखा, महिला सशक्तिकरण। रायपुर की पुलिस ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आयशा और उनके मंगेतर इरशाद को नोएडा से गिरफ्तार किया है। हाल ही में इस लुटेरी जोड़ी ने रायपुर के डीडी नगर इलाके के एक अपार्टमेंट में लूट की वारदात को अंजाम दिया है।
आयशा और उसका साथी कोरोना वैक्सीन के सर्वेयर बनकर अपार्टमेंट में रहने वाले संजीव कुमार के फ्लैट पर पहुंचे। मौका पाकर उसकी पत्नी के गले पर चाकू अड़ाया और उसके जेवर, मोबाइल और लैपटॉप ले लिया। इसी केस में पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और लूट का माल भी बरामद कर लिया। अब तक की जांच में इनकी साजिश और घटना से जुड़े जो फैक्ट सामने आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं। आयशा पेशे से सीए है। ये ऑनलाइन ट्रेंडिंग में दलाली का भी काम करती है। व्हाट्सएप के जरिए ये कुछ साल पहले रायपुर के संजीव कुमार के संपर्क में आई थी। प्रोफेशनल परिचय के अलावा दोनों के बीच बातचीत इस कदर होती रही कि संजीव ने इसे अपने घर का पता भी दे दिया था। शेयर के पैसों के मामले में आयशा को संजीव से 4 लाख रुपए लेने थे। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस अलग अलग अंदाज में प्रोटेस्ट कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को मुंबई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई जगताप के नेतृत्व में शहर के एंटॉप हिल के बरड़ी नाका इलाके में एक बैलगाड़ी मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान सबसे आगे चल रही बैलगाड़ी पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप अपने 2 दर्जन समर्थकों के साथ खड़े थे। अचानक बैलगाड़ी का वजन बढ़ा और लड़की से बनी यह गाड़ी टूट गई। इसके बाद भाई जगताप अपने समर्थकों के साथ नीचे गिर पड़े। नीचे गिरने के कुछ ही देर बाद भाई जगताप उठ खड़े हुए और समर्थकों ने हाथ पकड़ उन्हें खड़ा किया। अच्छी बात यह रही कि इस दुर्घटना के दौरान किसी को चोट नहीं आई। हालांकि बैलगाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और एक बैल के पैर में भी चोट आई है। कांग्रेस का यह मार्च एंटॉप हिल के तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक जाने वाला था। इस दुर्घटना के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी संग बदतमीजी एक युवक और युवती को भारी पड़ गई। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद उनका चालान काटा और दोनों ट्रैफिक कर्मी से भिड़ गए। दोनों ने चालान काटने वाले को जमकर गालियां दी और धक्का मुक्की का भी प्रयास किया। हालांकि कुछ ही देर में कुछ अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे गए और आरोपी को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद कुछ मिनट पहले तक धमकियां देने वाले की सारी हेकड़ी निकल गई और हवालात में पहुंचने के बाद वह रोता हुआ नजर आया। मीरा रोड पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक घटना गुरुवार दोपहर की है। आरोपियों की पहचान अरुण रतन सिंह और मीना अरुण सिंह के रूप में हुई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दोनों ट्रैफिक कर्मचारी संग गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला उन्हें समझा रहा है कि उनकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी, इसलिए उनका चालान कट गया, लेकिन वे लगातार उसे सब समझते रहे। यह वीडियो ट्रैफिक हवलदार के साथ काम करने वाले टोइंग हवलदार ने अपने मोबाइल फोन से तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने जोर दिया है कि टोक्यो ओलंपिक कोविड-19 से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जापान में वायरस के मामले बढ़ने से खेलों और खासकर जापानी जनता की सुरक्षा पर संदेह पैदा हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ओलंपिक खेलों के कारण देश में वायरस का भीषण प्रकोप हो सकता है। देश में केवल 15% लोगों को वैक्सीन लगा ली गई है। इसमें बहुत लोगों की आयु 65 साल से अधिक है। इससे युवा आबादी के खतरे में पड़ने की आशंका है। 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के 2 सप्ताह पहले जापान में संक्रमण 2 माह के सबसे अधिक है। 60,000 एथलीट, कोच, पत्रकार और अन्य लोगों के आने की संभावना है। कोबे यूनिवर्सिटी में संक्रामक बीमारियों के विशेषज्ञ कंटेरो इवाटा कहते हैं कि इसमें खिलाड़ियों के संबंध में चिंतित नहीं हूं, लेकिन खेलों से पूरे जापान में वायरस फैल सकता है। ओलंपिक आयोजन समिति ने खेलों के लिए जापान पहुंचने वाले लोगों के खिलाफ लिए गाइडलाइन बनाई है। लोगों को सुरक्षा बबल में एकदम अलग से हिदायत दी गई है। आईसीओ के अध्यक्ष थॉमस बैच ने गुरुवार को टोक्यो पहुंचने पर कहा कि मुझे इस दिन का 1 साल से इंतजार था। देश में शनिवार को कोरोना के 41,463 मामले सामने आए हैं। इस दौरान इतने ही यानी 41,463 मामलों की भी मौत हो गई है, जबकि 898 लोगों की बीते दिन संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज कर रहे मरीजों की संख्या में 908 की कमी हुई है। रिकवरी की बात करें तो पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा हाई है। रोजाना औसतन 40,000 लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे में रविवार को ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंचा गया है। बारां के कृषि उपज मंडी गेट के बाहर शनिवार शाम करीब 5 बजे बदमाश ने एक युवक की हत्या कर दी है। उसने 2 राउंड फायर किए। उसके बाद युवक को सड़क पर पटक कर सरिये से तब तक हमला करता रहा जब तक उसकी जान निकल गई।
बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश आसपास चक्कर लगाता रहा। इस दौरान वह लगातार फोन पर किसी से बात करता रहा। यह पूरी वारदात वहां की सीसीटीवी कैमरा में फुटेज हो गई है। मरने वाले का नाम आजाद था। वह श्रमिक कॉलोनी का रहने वाला था। मर्डर की सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। आसपास दहशत मच गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आजाद पर 2 दिन पहले भी हमला हुआ था, जिसकी रिपोर्ट सदर थाने में थी। फिलहाल हमलावर की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। झगड़े के कारणों का भी पता चला गया है। पुलिस मौके पर जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक आजाद ट्रक पर काम करता था। आरोपी मंडी गेट के पास सड़क पर हरपाल की दुकान लगाता था। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।